हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर विनोद चांदवानी आप सभी लोगों का आपकी अपनी पेड बैच डॉक्टर विनोद चांदवानी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग सीखते हैं एनटी यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 की पूरी तैयारी। और आज ट्यूसडे है और हमारा जो कम्युनिकेशन पार्ट है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो आज हमारा जो सेशन है वो है सेशन नंबर 4 कम्युनिकेशन। ठीक है, लेकिन उससे पहले दोस्तों बता दूं कि जितने भी हमारे लेसन्स जो हो जाते हैं, अभी ये लाइव सेशन है, जब ये रिकॉर्ड हो जाएगा तो ये रिकॉर्डिंग हम कहाँ से देखेंगे, तो आप क्या करेंगे, गूगल प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड करेंगे डॉक्टर विनोद चांदवानी। और इस जो प्ले स्टोर से जब आप ऐप डाउनलोड करोगे तो जितने भी हमारे पेड वाले हैं, जितने भी फ्री वाले हैं, या फिर जितने भी नोट्स वगैरह है, सब आप डाउनलोड कर सकते हो। तो जल्दी से जल्दी जो है लिंक मैंने ऑलरेडी, अगर आप जब ये रिकॉर्डिंग हो जाएगा यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जरूर उसका एडवांटेज ले लीजिएगा और जल्दी से जल्दी डाउनलोड करिएगा। ठीक है, देन अगर मैं बात करूं, यूट्यूब आपका खुद का चैनल है, यूट्यूब को जरूर आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक जरूर करेंगे। और साथ ही साथ अगर आपको कोई डाउट है तो व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हो। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर करिए। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि 3 लेसन्स में हमने ऑलरेडी क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन हमने कंप्लीट कर लिया है, बिल्कुल प्रोसेस कर लिया है। देन फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, वर्बल नॉन वर्बल हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इंटर एक्सटर्नल कम्युनिकेशन किया है। नाउ कल हम लोगों ने जो है प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन खाली समझा था, पढ़ा नहीं था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दैट इज व्हाट वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्या बोल रहे हैं, वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन। कंप्लीटनेस, नाउ क्या सीखा था हमने कंप्लीटनेस में कि जब भी कोई भी मैसेज होगा वो क्या होना चाहिए, कंप्लीट। अगर इनकम्प्लीट होगा तो इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है। मैसेज शुड बी कंप्लीट एंड इंक्लूड ऑल द फैक्ट्स एंड आइडिया। अगर देखिए, अगर आपने कोई भी बात मिस कर दी तो बट नेचुरल है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने का चांसेस बिल्कुल हो सकता है। और ये हमने बात कल बहुत सारे एग्जाम्पल्स में कर भी ली थी कि हमारा जो मैसेज होगा वो क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। देन कॉन्शियसनेस, या बोलेंगे कंसाइजनेस, नॉट कॉन्शियसनेस, एक्चुअली कंसाइजनेस। कंसाइजनेस का मतलब क्या होता है, शॉर्ट। प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स एंड अवॉइड द यूज ऑफ अननेसेसरी वर्ड्स, यानी बहुत कॉम्पैक्ट में होना चाहिए, इतना बड़ा जो है आपका मैसेजेस नहीं होना चाहिए। ये भी हमने कंप्लीट किया है। कंसीडरेशन, कंसीडरेशन का मतलब हमने क्या किया है कि सामने वाले को क्या देना चाहिए, सामने वाले को क्या देना चाहिए, बताइए भाई, सामने वाले को हमेशा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी कैन से कंसीडरेशन। सेंडर कीप्स द रिसीवर इन माइंड व्हाइल सेंडिंग द मैसेज। देन कॉन्क्रीटनेस, यूज ऑफ कॉन्क्रीट क्लियर एंड डेफिनेट इंफॉर्मेशन। कुछ भी उल्टी सुल्टी बातें ऐड नहीं करनी है, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वही क्या करनी चाहिए, ऐड करनी चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। और क्लियरिटी, इजी टू अंडरस्टैंड मैसेज विथ मिनिमम एफर्ट्स, इतना सिंपल होना चाहिए। करेक्टनेस, बेस्ड ऑन द फैक्ट्स, करेक्ट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन एंड यूज ऑफ प्रॉपर लैंग्वेज। courtesy, use of courtesy and polite language, respecting others and avoid self praise। अपने आप को ज्यादा वैल्यू नहीं देना है, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं ऐसा, मैं कौन, who am I। हमेशा कभी भी, मैंने आपको कल बताया था, हमने एक शॉर्ट नोट किया है, यू एटीट्यूड। यू एटीट्यूड का मतलब है हमेशा सामने वाले को इंपॉर्टेंस देना चाहिए, न कि अपने आप को इंपॉर्टेंस देना चाहिए। तो बताइए, यहां तक कोई डाउट, फटाफट बताएंगे, यहां तक कोई डाउट या कंसेप्ट क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया। बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, देखिए बैरियर क्या होता है, बैरियर यानी रुकावट है। अभी जब मैं लेक्चर ले रहा हूं तो बार बार मुझे बहुत सारे कॉल आ रहे हैं और मेरा जो ध्यान है वो भटक रहा है, तभी ये मेरी मिस्टेक हो गई थी बीच में। तो यही बैरियर है, ये बैरियर है। अभी फोन काट रहा हूं बिल्कुल सामने वाले को, तो सामने वाले को अक्ल होना चाहिए कि अगर मैं फोन काट रहा हूं तो मुझे बार बार फोन नहीं करे। लेकिन समझ जो है वो यहां से लेके यहां चली आई है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो दैट इज व्हाट, ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बैरियर है। ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या है, बैरियर है।
तो देखिए क्यों ऐसा क्या होता है, देखिए जब मैं लेक्चर ले रहा हूं, मेरे बहुत सारे दोस्त मेरे लर्नर्स लाइव हैं और साथ ही साथ रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो बट नेचुरली अगर बीच में कोई भी ऐसा कॉल आएगा तो आदमी का जो माइंड है वो क्या हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है। और इसी प्रकार से जब हम लोग कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं तो इसी प्रकार से बैरियर्स अराइज होते हैं। तो बैरियर्स का मतलब क्या होता है, रुकावटें। बैरियर्स का मतलब क्या होता है भाई, रुकावटें। तो व्हाट आर द वेरियस बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन? So let us see what are the various barriers. Physical barrier. Physical barrier are created by defective arrangement and layout. These are include noise, time and distance effect in the medium, privacy, defect in medium, poor lighting and incomplete message etc. अभी आप देखिए जब ये मेरा लाइव सेशन हो रहा है तो जब मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूँ पहले मैं अपने जो लर्नर्स हैं, दोस्त हैं, उनसे पूछता हूँ, क्योंकि वो लोग क्या है, ये तो हमारा ओबीएस में रिकॉर्डिंग हो रहा है और साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे तो गूगल मीट के थ्रू, जूम मीट के थ्रू जो हमारे लर्नर्स है वो ज्वाइन किया है, तो उनको ये बोर्ड एकदम क्लियर कट दिखना चाहिए। लेकिन अगर बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा है दिखने में तो क्या होगा, ये एक प्रकार का विजुअल कम्युनिकेशन होगा बैरियर। यानी कि अगर आप बोर्ड एकदम क्लियरली सुनाई दे रहा है, मतलब बोर्ड क्लियरली दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ देखेंगे यहाँ पे मैंने माइक पहना है, माइक पहनने से क्या हो रहा है, बाहर बहुत ज्यादा साउंड है, सराउंडिंग में बहुत ज्यादा आवाज है। लेकिन जब आप रिकॉर्डिंग सुनोगे और जब लाइव सेशन आप देख रहे हो तो बट नेचुरली आपको आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये माइक क्या करता है, पूरा का पूरा जो नॉइज सराउंडिंग का वॉइस है वो पूरा खा लेता है। तो डेट इज व्हाट, आपका जो कम्युनिकेशन है वो ऐसा होना चाहिए कि उसमें थोड़ा भी फिजिकल बैरियर नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सिमेंटिक बैरियर। The difficulties in the use and understanding of language create semantic barrier. This include use of multiple meaning words, use of technical words, unclear assumption, wrong interpretation, etc. देखिए सिमेंटिक बैरियर का मतलब क्या होता है, जब भी हम लोग कम्युनिकेशन करें तो जितना हो सके आपसे आप एकदम इजी लैंग्वेज यूज करो, एकदम इजी कम्युनिकेशन यूज करो। आप कोई भी टेक्निकल वर्ड्स, बिजनेस jargon जैसे वर्ड्स यूज नहीं करने चाहिए, या फिर ऐसे वर्ड्स तो बिल्कुल यूज नहीं करने चाहिए जिसकी डबल मीनिंग निकले। क्या होगा, ऐसे अगर आप वर्ड्स यूज करोगे, मैं बोलना कुछ और चाहूंगा, आपके समझने का जो मतलब है वो कुछ और निकलेगा, बरोबर है। या ऐसे वर्ड्स नहीं यूज करो जिसका इंटरप्रिटेशन निकालना ही बहुत डिफिकल्ट हो जाए। सो दैट इज व्हाट वी शुड अंडरस्टैंड कि जब हम लोग कम्युनिकेट करें तो सिमेंटिक बैरियर भी यूज नहीं होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, इन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज मल्टीपल हायरार्किकल लेवल एंड message may have the pass through many levels before they reach the receiver, it become the distorted actual message such as a line in staff or relationship policies and rule selection, wrong medium etc. ये बात मैंने आपको कल ही कही कि कंपनी में बहुत सारे प्रकार की जो है लेवल्स होती हैं। तो मैसेज क्या होता है, अगर मैंने मैसेज एज ए सीईओ बनाया और मैं चाहता हूं कि मेरे वर्कर्स के पास ये मैसेज जाए, बट नेचुरल है प्रॉब्लम क्या होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं और जब ये मैसेज हमारे वर्कर्स के पास जाएगा, हमारे एम्प्लॉइज के पास जाएगा, पूरे मैसेज की बैंड बज जाएगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लेवल्स मैसेज को क्या कर देगी, डिस्टॉर्ट कर देगी, खराब कर देगी, डाइल्यूट कर देगी, बराबर है। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, देखिए अगर HCl की बात करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर मैंने यहाँ पे हाथ पे डाला तो मेरा हाथ क्या हो जाएगा, जल जाएगा, क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेट HCl है। लेकिन उस HCl में मैं पानी डालते जाऊं तो उसका जो कॉन्सेंट्रेटनेस है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। एक ऐसा सिचुएशन आ जाएगा कि अगर मैं HCl अपने जो स्किन है उसके ऊपर डालता हूं तो 1-2 सेकंड के लिए जलेगा, फिर नॉर्मल हो जाएगा। वो क्यों होगा, क्योंकि वो डाइल्यूट हो चुका है। तो जब हम मैसेज बनाते हैं तो मैसेज डाइल्यूट नहीं होना चाहिए, मैसेज प्रॉपर होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, मैं बोलना कुछ चाहता हूं, आपके समझने में बहुत सारी जो है अंतर आ जाएगा। यानी कि मैं कुछ बोलना चाहता हूं, आप समझेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। सोशो साइकोलॉजिकल बैरियर, when mindset of sender and receiver are not favorable to each other, then his barriers create such as behavioral attitude, closed mind, source of information, closed mind, selfishness etc. देखिए बहुत सारे एम्प्लॉइज जो होते हैं, 90% एम्प्लॉइज अपनी कंपनी में सेटिस्फाइड होते ही नहीं है। वो क्यों नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि उनको और कोई जरिया नहीं है, वो चुप करके अपने बॉस की बात सुन रहे हैं। और बॉस की अगर बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आपके ये एम्प्लॉय कैसा है, बोलेगा हाँ नालायक आदमी है,
अभी क्या करें, मजबूरी है, रखना है। तो दोनों का जो एटीट्यूड है वो क्या है, नेगेटिव है ईच अदर। तो हमेशा क्या होगा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा ऐसे प्रकार के एम्प्लॉइज के बीच में। सो दैट इज व्हाट, अगर हम बात करेंगे सोशो साइकोलॉजिकल बैरियर, तो ये बहुत खतरनाक है, बहुत डेंजरस है। तो याद रखना है कि सोशो साइकोलॉजिकल बैरियर बहुत घातक है, ये नहीं होना चाहिए किसी भी कम्युनिकेशन में। देन इंडिविजुअल बैरियर ना, इंडिविजुअल बैरियर का मतलब है, अभी देखिए यहाँ पे बहुत सारे लाइव है हमारे फ्रेंड्स, मनीषा मैम है, दीक्षा है, या फिर विजय है, या फिर स्वप्निल सर है, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, मैं सर और मैडम क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग तो हाँ बिल्कुल वो मेरे टीचर हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे कॉलीग्स हैं, तो मुझे उनको सर बोलना और मैडम बोलना ही है, भले वो लर्नर है, बट दैट इज व्हाट अ प्रॉपर वे ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो अभी इंडिविजुअल देखिए, अभी मेरा जो सोच है, मनीषा मैडम का सोच है, क्या होगा, एक जैसा होगा क्या, नहीं, उनका सोच अलग है, मेरा सोच अलग है। दीक्षा का सोच और मेरा सोच एक जैसा होगा नहीं। एक ही घर में लोग रहते हैं, एक ही घर में मम्मी डैडी है, भाई बहन है, सबका सोच क्या है, एकदम अलग है, एकदम अलग। घर में अगर हम 10 जने हैं तो एक बंदा तो 100% विलियन निकलेगा ही निकलेगा, अगर विलियन नहीं होगा तो बाकी लोगों का वैल्यू होगा ही नहीं। सो दैट इज व्हाट, यहाँ पे हमको ये समझना है कि अलग अलग प्रकार के बैरियर्स हैं। तो एक बार देख लेते हैं फिजिकल बैरियर। ठीक है, पहला हम लोग देख लेते हैं, पहला क्या है, फिजिकल बैरियर, सेकंड है सिमेंटिक बैरियर, थर्ड है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, देन नेक्स्ट है सोशो साइकोलॉजिकल बैरियर और इंडिविजुअल बैरियर्स। तो फटाफट देखेंगे, क्या बैरियर्स में कोई डाउट है, क्या आपको मैसेजेस आ रहे हैं कि सर पेड बैच के बारे में बताइए, थोड़ी देर रुकिए, ये पूरा हो जाने दीजिए, उसके बाद हम समझेंगे कि पेड बैच के बारे में क्या क्या है। तो पहले ये बताइए यहाँ तक कोई डाउट कि क्या प्रकार के बैरियर्स हैं, कोई भी डाउट फटाफट बताएंगे, नहीं तो आगे बढ़ें। चलिए, कोई डाउट नहीं, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नाउ शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट स्टार्ट होने वाली है ईमेल। हम लोग दिन में पता नहीं कितनी सारी ईमेल हम लोग जो है भेजते हैं, हम लोग ईमेल आते हैं, बहुत सारी जो ईमेल है वो स्पैम में आती है, यूजलेस ईमेल होती है, प्रमोशनल ईमेल होती है, बहुत सारी। तो ईमेल है क्या, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है ईमेल क्या है। दीक्षा बोलती है तो हमने पैसा गाय के लिए पे किया है, समझाओ, भले हमको पता हो। बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बता रहा हूं आपको ईमेल क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईमेल, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल, वो जमाना गया जब हम लोग एक दूसरे को लेटर भेजते थे। लोग जो है अपने सगे संबंधियों को, अपने नाना नानी को, अपने दादा दादी को लेटर भेजते थे, कैसा है सब, वहां पे सुख है, शांति है। आज जमाना एकदम अलग है, आज हम क्या करते हैं, आज हम ईमेल, एक झटके में ईमेल भेजते हैं यहां से वहां। अभी मोबाइल ने तो राह सा कसर भी खत्म कर दिया है, अभी तो लोग ईमेल भी नहीं भेजते हैं, बट ईमेल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईमेल एक प्रकार का प्रूफ भी है, रिकॉर्डिंग भी है। तो कम्युनिकेशन में ईमेल का मतलब क्या है, ईमेल का इंपॉर्टेंस क्या है। Now, email is a process of exchange message between computer user by electronic mail. Those send message to is called sender and those who receive the message called receiver. तो क्वेश्चन आएगा कि ईमेल में कितनी पार्टीज होती हैं, ईमेल में 2 पार्टीज होती हैं। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मान लो मुझे एक साथ 100 लोगों को मेल भेजना है, क्या ये पॉसिबल है एक साथ 100 लोगों को मेल भेजना, फटाफट बताएंगे। अगर क्वेश्चन आता है कि एक टाइम पे आप 100 लोगों को मेल भेजना चाहते हो, क्या आप 100 लोगों को मेल भेज सकते हो, यस और नो, फटाफट बताएंगे यस और नो। यस मनीषा मैम, दीक्षा, बोलिए दीक्षा, क्या बोलेंगे उस वर्ड को, क्या बोलेंगे, कौन सा तरीका है जिससे हम लोग जो है एक साथ बहुत सारे मेल भेज सकते हैं, उसको कहते हैं मेल मर्ज। क्या कहते हैं उसको, मेल मर्ज। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन बहुत बार आया है, तो याद रखना है, उसको हम क्या कहेंगे, मेल मर्ज। From the email address and optionally the name of the sender, date, the local time and the date when the message was written, ये सब हमारी ईमेल में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो द ईमेल एड्रेस ऑफ द रिसीवर, हमेशा ईमेल एड्रेस क्या होता है, .com होता है, .co.in होता है, hotmail.com होता है, या बहुत सारी अलग अलग जो है
.com होता है, .co, जो भी है, मतलब ईमेल एड्रेस हम लोगों को इसी तरीके से मिलता है। सब्जेक्ट अ ब्रीफ समरी और सब्जेक्ट ऑफ द मैसेज, BCC blind carbon copy. In blind carbon copy cannot see when get same message. Content type information about how the message is to be displayed. Then precedence commonly with value bulk, junk or list use indicate that automated vacation or out of office response could not be returned for this mail. बहुत सारी ईमेल मैंने बताया जैसे स्पैम में जाता है, जंक मेल होती है, यानी कि वो मेल किसी काम की नहीं होती है। ठीक है, बरोबर है ये बात बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन सेंड ईमेल यूजेस द फील्ड ऑफ अफेक्ट प्रायोरिटाइजेशन एंड क्यूड ईमेल विथ प्रेसिडेंट। तो सेंड यानी एक बार गया तो मेल क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो ये ईमेल के जो हैं बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। तो बताइए यहां तक कोई डाउट? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नाउ लिसनिंग, व्हाट इज लिसनिंग? नाउ कम्युनिकेशन का मतलब हमने पढ़ा है, कम्युनिकेशन का मतलब होता है कंटिन्यूअस टेलिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। हमारे में एक बहुत बड़ा खामी होता है बैड लिसनिंग। हम आधा सुनते हैं, आधा सुनते ही नहीं है, और फिर अपनी मर्जी से कुछ भी करते हैं। मुझे ये बहुत बड़ा जो है मेरे में कमी है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ ओपनली, मेरे में बहुत बड़ा कमी है लिसनिंग का। मैंने बहुत सारी कोशिश की है अपनी लिसनिंग को जो है इम्प्रूव करूं। क्या होता है, मेरी प्रिंसिपल मैम, हमारी जो ऑनरेबल प्रिंसिपल मैम है, मेरे दोस्त कुछ भी बोलते हैं, मैं आधे में ही बोलता हूँ हाँ मैं समझ गया, मैं समझ गया। या अगर हम लोगों का डिस्कशन चल रहा है, अभी जैसे आपको पता है मेरा लॉ का 3rd ईयर चालू है, तो जब हम दोस्त आपस में डिस्कस करते हैं तो मैं बीच में ही टोक देता हूँ ये इसका आंसर ये होगा, तो मेरे दोस्त गुस्सा हो जाते हैं कि पहले सुनो तो सही, और जब मैं पढ़ा रहा हूँ, जब मैं खुद ही नहीं फॉलो कर रहा हूँ तो मैं आपको कैसे पढ़ाऊँ? तो इस बात के ऊपर मैं बहुत इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ कि लिसनिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पहले सुनो कि सामने वाला बोलना क्या चाहता है, फिर उसको इंटरप्रिटेशन करो, उसके बाद उसका रेस्पॉन्स दो। दैट इज व्हाट कंटिन्यूअस लिसनिंग। Listening is an important part of communication. Hearing and listening are different things. Hearing is a part of listening. Listening means understanding the message properly and reacting to the message. तो देखिए यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है कि लिसनिंग अलग है और हियरिंग अलग है। ये मत बोलिए कि हियरिंग और लिसनिंग दोनों सेम है। हियरिंग इज अ पार्ट ऑफ लिसनिंग। लिसनिंग का मतलब होता है आपने मैसेज को सुना है, मैसेज को समझा है, और उसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन होगा, दैट इज व्हाट वी कैन से लिसनिंग। लेकिन हियरिंग का मतलब है सिर्फ सुनना कि आपने क्या क्या सुना है। एलिमेंट ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग: पॉजिटिव एटीट्यूड, कंसंट्रेशन, बॉडी पोस्चर, क्वेश्चन टाइम, डिसिप्लिन। कोई बताएगा मुझे डिसिप्लिन कितने प्रकार का होता है? यस, डिसिप्लिन कितने प्रकार का होता है? यस, फटाफट बताएगा कोई कि डिसिप्लिन कितने प्रकार का होता है? डिसिप्लिन 2 प्रकार का होता है। एक होता है सेल्फ डिसिप्लिन और एक होता है एनफोर्स डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है खुद का जो सोच है, खुद का जो समझ है, वो खुद ही होना चाहिए। अगर सेल्फ डिसिप्लिन काम का नहीं होगा, यानी काम नहीं करेगा, तो जबरदस्ती वाला डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। दैट इज व्हाट एनफोर्स डिसिप्लिन। हमेशा सेल्फ डिसिप्लिन इज अ बेस्ट डिसिप्लिन। टीचर जब क्लास के अंदर जाता है तो टीचर को हमेशा बाय फोर्स यानी जबरदस्ती वाला डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि स्टूडेंट सुनते ही नहीं है बार बार। चलो ऑफलाइन तो छोड़ो, ऑनलाइन में ही जब भी म्यूट होते हैं हम बार बार कहते हैं अनम्यूट योर सेल्फ। पागल हो क्या, बेवकूफ हो क्या, अनम्यूट योर सेल्फ इतनी बार बोल रहा हूं, दिमाग खराब कर रहे हो। हम लोग भूल जाते हैं कि वो अपना मोबाइल ऑन करके सो जाते हैं और ना ही ध्यान देते हैं। एक्सेप्शनल केसेस होते हैं ऐसे बहुत सारे, सबकी बात नहीं बोल रहा हूं मैं, ठीक है। So that is what we can say elements of effective listening. Types of listening: content listening. The message is easily understanding and preserved in the written form. Then active listening, listening and create new idea in the mind in the same subject. यानी आप सुनो भी और साथ ही साथ नए नए आइडियाज, नए नए थॉट्स क्रिएट करो। That is known as what? Active listening. Pretending listening. Audience facial expression and gestures reveal whether audience has गॉट द मैसेज और नॉट। कभी कभी हम जो ऑडियंस को कोई या अपने स्टूडेंट्स को कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो स्टूडेंट ऐसे देखते हैं कि समझ में नहीं आ रहा है कि उनको समझा कि नहीं समझा। अगर वो आपसे क्वेश्चन आंसर्स नहीं करते हैं तो उसके 2 आंसर्स हैं।
या तो उन्होंने पूरा का पूरा समझ लिया या तो उन्होंने कुछ नहीं समझा। तो चेहरा भी बोलता है, ये बात तो हमको पता है, आंखें बोलती है। तो आंखें बोलती है कि उन्होंने समझा या नहीं समझा, they have understand or not. So that is what we can say pretending listening. Selective listening, the select part of the message is paid attention and unnecessary message ignore. जो important part नहीं है उसको क्या करना है, ignore. सिंपल सी बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है। Then critical listening, message is analyzed and evaluated. आप जो भी मैसेज बोलना चाहते हो, जो भी पर्टिकुलर मैसेज देना चाहते हो, लोग उसको समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और इवेल्युएट करेंगे कि आप बोलना क्या चाहते हो। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ लिसनिंग। एक बार फटाफट स्लाइड को देख लीजिए और बताइए। कंटेंट लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग, प्रिटेंडिंग लिसनिंग, सिलेक्टिव लिसनिंग, क्रिटिकल लिसनिंग। सर ये पीपीटी कैसे मिलेगा? मैंने आप लोगों को क्लियरली बोला है कि ये पीपीटी वगैरह चाहिए, नोट्स वगैरह चाहिए, तो आप जो आपका खुद का यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ जो प्ले स्टोर है गूगल का, उसमें आप सर्च करिए डॉक्टर विनोद चांदवानी और उसको डाउनलोड कर दीजिए। वीडियो लेक्चर्स और जो भी नोट्स वगैरह है वो पूरे के पूरे आप क्या कर सकते हो, बिल्कुल डाउनलोड करके उसका एडवांटेज ले सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन मॉडर्न थियरी ऑफ कम्युनिकेशन। अभी मॉडर्न थियरी में अभी नहीं कराऊंगा क्योंकि हमको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन थियरीज करनी है, एरिस्टोटल और भी बहुत सारी हैं, उसी के साथ हम लोग मॉडर्न थियरी भी करेंगे। नाउ क्लास रूम डिस्कोर्स, बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, क्लासरूम डिस्कोर्स। नाउ व्हाट इज क्लासरूम डिस्कोर्स? इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Discourse refers to the language that teachers and students use to communicate with each other in the classroom. देखिए जब हम लोग क्लासरूम के अंदर होते हैं तो टीचर कुछ हद तक फॉर्मली पढ़ाती है या पढ़ाता है या कुछ हद तक इनफॉर्मली भी पढ़ाता है, क्योंकि जब टीचर कोई भी कंटेंट मैटर सिखाता है तो टीचर का ड्यूटी क्या है? देखिए टीचर को कितना भी एक्सपीरियंस हो, टीचर कितना भी सीनियर हो, टीचर को 10 साल का एक्सपीरियंस हो, 20 साल का हो, टीचर का ड्यूटी है कि जब वो क्लासरूम में जाए उस कंटेंट मैटर को एक बार भली ऊपर से ही देख के जाए, अलग अलग एग्जाम्पल्स। ये सरस्वती माता का एक बहुत बड़ा जो रोल है वो ये होना चाहिए कि टीचर जब पढ़ाए तो अलग अलग एग्जाम्पल लिखने की कोई जरूरत नहीं हो, और अगर नहीं है तो आप एग्जाम्पल अपने बाजू में लिख के जाइए और स्टूडेंट्स को समझाइए कि ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल है, और इसी के बेसिस पे देखिए आप कितना भी समझाने की कोशिश करेंगे, जब तक आपने एग्जाम्पल्स नहीं यूज किए हैं स्टूडेंट समझेगा ही नहीं। अभी जैसे मैं बहुत सारी एक्सप्लेनेशन देते जा रहा हूं, लेकिन जहां पे मुझे पता है कि बहुत जरूरी है एग्जाम्पल देना, वहां पे मैं एग्जाम्पल के बगैर आगे बढ़ ही नहीं रहा हूं, क्योंकि एग्जाम्पल के बगैर कंसेप्ट क्लियर ही नहीं होंगे। सो दैट इज व्हाट लेट अस सी नाउ अंडरस्टैंड द क्लासरूम डिस्कोर्स। अलग अलग टीचर, अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग प्रकार के कम्युनिकेशन से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो चलिए क्या बोलते हैं, द टर्म क्लासरूम डिस्कोर्स refers to the language that teachers and students use to communicate with each other in the classroom. Talking or conversation is the medium through which most teaching takes place. So the study of classroom discourse is the study of the process of face-to-face classroom teaching. जब भी पैंडेमिक तो चलो ठीक है, अभी ये फॉर टाइम बिंग है, लेकिन नॉर्मली फेस टू फेस क्या होता है? अभी देखिए मैं तो कैमरा को पढ़ा रहा हूँ, या जो लोग लाइव हैं यहाँ पे मैं उनको देख भी नहीं पा रहा हूँ, वो तो म्यूटेड हैं, उसके साथ उनका कैमरा ऑफ है, तो मुझे पता नहीं कितने लोग लाइव हैं, लेकिन मुझे ये अज्यूम करके चलना पड़ रहा है कि जितने भी दोस्त हैं मेरे वो मेरे सामने बैठे हैं। मेरा और इस कैमरा का ऐसा रिलेशनशिप हो चुका है कि कैमरा मेरे लिए एक प्रकार का लाखों स्टूडेंट या हजारों स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हैं, मैं उनके साथ बात कर रहा हूँ। तो डेट इज व्हाट, ये एक प्रकार का ऐसा कम्युनिकेशन है। यहाँ पे हम लोग हमारे मेन पॉइंट पे आते हैं डिस्कोर्स कम्युनिकेशन के ऊपर। तो डिस्कोर्स का मतलब है यहाँ पे जो टीचर है उसको इस तरीके से लैंग्वेज यूज करनी चाहिए और स्टूडेंट को भी इस तरीके से करनी चाहिए कि दोनों का बॉन्डिंग क्या हो, बढ़े। दैट इज व्हाट डिस्कोर्स कम्युनिकेशन।
The earlier systematic study of classroom discourse was reported in 1910. पहली बार डिस्कोर्स जो है वो कब स्टार्टेड हुआ था 1910 and used stenographers to make the continuous record of teacher and student talk in high school classroom. What is स्टेनोग्राफर? अभी बहुत सारे हमारे जो नए दोस्त हैं, हमारे नए लर्नर हैं, उनको ये पता ही नहीं होगा कि स्टेनोग्राफर होता क्या है। देखिए, अगर मैं बात करूं आज से 15-20 साल पहले, तो दो इम्पोर्टेंट इवेंट होते थे जो हर स्टूडेंट को सीखने होते थे। वो होता था टाइपिंग और शॉर्ट हैंड। टाइपिंग तो हमको पता है ASDF, सेमीकोलन, LKG एटसेट्रा। और शॉर्ट हैंड क्या है? शॉर्ट हैंड एक शॉर्ट लैंग्वेज है। शॉर्ट हैंड क्या होता है? एक शॉर्ट लैंग्वेज है। इसमें 120 एक्सरसाइज होती है। जो लोग स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं उनको ये शॉर्ट हैंड लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि शॉर्ट हैंड क्या करता है, फटाफट से फटाफट जब डिक्टेशन होती है, कोडिंग लैंग्वेज, राइट, एकदम बरोबर है, स्वप्निल सर बोल रहे हैं कोडिंग लैंग्वेज, एकदम राइट। तो कोडिंग लैंग्वेज में क्या होता है, बॉस जो है या टीचर जो बोलते जाता है और स्टेनोग्राफर उसको शॉर्ट में लिखता है और बाद में उसको इंग्लिश में टाइपिंग में कन्वर्ट करता है। तो पहले के जमाने में स्टेनोग्राफी यूज होती थी, लेकिन अभी स्टेनोग्राफी बहुत रेयर यूज होती है, क्योंकि आजकल तो कंप्यूटर में हर एक चीज सेव हो जाती है। और अभी तो आप देख रहे हो हमारे जितने भी लेक्चर्स हैं, हम लोग यहाँ पे लाइव के साथ साथ रिकॉर्डिंग भी होते जाती है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है आज के जमाने में, ठीक है। Recent attempts from reform teaching based on the constructive use of the learning have called the teacher asks fewer questions and the student to learn to state and justify their beliefs and argue constructively about reasons and evidence. अभी देखिए, जब हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं तो कभी कभी स्टूडेंट क्या होते हैं, हमारे आंसर से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। आजकल के स्टूडेंट बहुत होशियार होते हैं। जब हम लोग कोई टॉपिक कराते हैं तो स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले से यूट्यूब में वो टॉपिक देख के आते हैं। अभी इतना तो क्लियर है कि यूट्यूब में हजारों लाखों टीचर्स हैं, लेकिन हर एक का कंटेंट एक जैसा नहीं है, हर एक के पढ़ाने का एक जैसा तरीका नहीं है। तो ये सर्च करने में बहुत समय जाता है कि कौन सा कंटेंट मैटर हमारे लिए सही है। बट जो स्टूडेंट होते हैं वो बहुत बढ़िया सा कंटेंट मैटर सीख के आते हैं। और जब टीचर क्लास के अंदर पढ़ाता है तो बहुत बार ऐसा होता है, बहुत ज्यादा जो है आपस में टकराव होता है। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, टकराव होना चाहिए एक दूसरे के साथ, जो है मतलब आपस में बिल्कुल डिस्कशन होना चाहिए। लेकिन वो डिस्कशन क्या होना चाहिए, हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए। इससे क्या होगा, एक नेगेटिविटी का माहौल नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझने वाली बात है कि डिस्कोर्स जो है वो ऐसा होना चाहिए कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में बहुत बढ़िया सा तालमेल होना चाहिए। टीचर कुछ बोले, अगर टीचर कहीं पे मिस्टेक करता है, हालांकि टीचर को मिस्टेक नहीं करना चाहिए, बट टीचर इज ऑल्सो ह्यूमन बींग, तो अगर मिस्टेक करता है तो उसको सॉरी उसी टाइम पे बोल देना चाहिए, क्योंकि सॉरी बोलने से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। सॉरी मीन्स द मिस्टेक आई हैव डन विल नॉट रिपीट अगेन। सो दैट इज व्हाट मैंने आपको बिगिनिंग में मैंने जो बताया कि कॉल आ रहे थे, वो मेरा एक्सक्यूज था। चाहे कुछ भी हो, मुझे मेरा माइंड जो वो डिस्टर्ब नहीं होने देना चाहिए। दैट इज व्हाट वी कैन से डिस्कोर्स कम्युनिकेशन। तो यहां तक बताइए, सब समझ में। अभी आपको मैं पेड बैच के बारे में बता देता हूं। हमारा जो पेड बैच है वो 15 जून 2022 को स्टार्ट होने वाला है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। यहाँ पे मैसेजेस आ रहे हैं, सर ये बताइए पेपर 1 कब होगा, पेपर 2 कब होगा, क्योंकि इसके बारे में आप जानकारी देते ही नहीं हो। तो मैं बता दूं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे हमारा होगा पेपर 1, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे होगा हमारा पेपर 2, संडे होता है टेस्ट, ठीक है। और इसके अंदर इंक्लूडिंग ये जो फीस है, इसके अंदर नोट्स भी हैं। और मैंने जैसे बताया 6 डेज अ वीक होगा और एवरी संडे हमारा टेस्ट होगा, ठीक है। पेमेंट करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप गूगल पे के थ्रू पेमेंट कर दो, या तो आप जो है, अगर हम बात करेंगे बैंक जो है ट्रांसफर कर सकते हो। चॉइस इज यूअर्स, ठीक है। अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो ये पूरा का पूरा डिटेल है, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है कि जरूर आप जो ऐप है डॉक्टर विनोद चांदवानी, उसको जरूर डाउनलोड कर दीजिए। और हमारे जो वीडियोस हैं, जिस बिल्कुल हमारे मतलब हम लोगों के, हमारे हम सब के, उसका भी एडवांटेज लीजिए। उसको आप डाउनलोड करके सुनते जाइए, जैसे ही टाइम मिलता है एडवांटेज लेते जाइए। तो चलिए दोस्तों, कल हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारा कम्युनिकेशन। टिल टाइम टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर।